कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है? देखिए, कन्वर्टिबिलिटी सिंपल वर्ड है, कन्वर्ट और एबिलिटी, एबिलिटी टू कन्वर्ट। कन्वर्टिबिलिटी को तोड़ेंगे आप तो ये दो शब्द में टूट जाएगा, कन्वर्ट प्लस एबिलिटी, यानी एबिलिटी टू कन्वर्ट। कन्वर्ट मीन्स बदलना, एक्सचेंज करना। तो कन्वर्टिबिलिटी जो शब्द हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करना, ये मतलब होता है द एबिलिटी टू कन्वर्ट फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी। ठीक है, तो अब किसी भी करेंसी का कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि जो दूसरे स्टैंडर्ड करेंसी हैं उसमें कन्वर्ट हो पाना। जैसे आपके पास डॉलर है, डॉलर आप जाते हैं, कहते हैं भाई ऐसा है, डॉलर के बदले हमको रुपया दे दो, तो वो आपको डॉलर के इक्विवेलेंट जितना रुपीज़ होगा वो उतना दे देगा। या आप कहीं जाते हैं कि रुपए के बदले हमको डॉलर दे दीजिए, तो उस उतने में जितने डॉलर होंगे इक्विवेलेंट, उसको वो दे देगा। तो इसी को कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, तो अभी क्या है कि चलिए यहाँ से सिंपली आपसे पूछा है कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी इम्प्लाइज, यानी रुपए के कन्वर्टिबिलिटी का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी नोट्स इनटू गोल्ड, तो गोल्ड में नहीं होता है। बी है फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्सन ऑफ रूपी टू अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, यानी कि हम फ्रीली रुपए को दूसरे जो भी मेजर करेंसीज हैं उनमें कन्वर्ट कर सकें या उनको रुपी में कन्वर्ट कर सकें फ्रीली, ये सही है। तीसरा, अलाउइंग द वैल्यू ऑफ रूपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेज, नहीं, ये गलत है। डेवलपिंग एन इंटरनेशनल मार्केट, नहीं, ये भी गलत है। तो कन्वर्टिबिलिटी किसी भी करेंसी का मतलब होता है कि उसको दूसरे स्टैंडर्ड करेंसी में फ्रीली कन्वर्ट कर, फ्रीली एक्सचेंज कर लेना, या जो स्टैंडर्ड करेंसी है उनको उसमें फ्रीली एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ इसलिए आ रहा है कि एक्चुअली क्या है कि कन्वर्टिबिलिटी की जो बात है ये काफ़ी सालों से थी, मतलब 70s 80s से ही चर्चा में थी, क्योंकि हमारे यहाँ कन्वर्टिबिलिटी पर कुछ लिमिट्स थे पहले, है ना, नियम कानून थे कि आप मतलब कि एक महीने में या एक साल में इतने ही रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं या इतने डॉलर रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब को लेके कई सारे नियम कानून थे। ठीक है, तो वहाँ पर जब कंट्रोल हो जाता है, यानी आप फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं वहाँ कहा जाएगा रुपी में। ठीक है, एक कहते हैं हम कि 100% कन्वर्टिबल, मतलब जितनी आपकी इच्छा है उतना आप कन्वर्ट कर सको। यानी मैं कल को 10 लाख रुपए ले जाऊँ, कहूँ कि इसको डॉलर में दे दो, तो वो 10 लाख का डॉलर दे दे, या मेरे पास 10 लाख डॉलर है, उसको जाके कहूँ कि इसको रुपया में दे दो, तो अगर वो पूरा का पूरा मतलब कोई उस पर रोक नहीं है, तब हम कहते हैं कि फुल्ली कन्वर्टिबल या 100% कन्वर्टिबल। ठीक है, तो रूपी में जो है, रूपी पर यहाँ हमारे देश में कुछ रोक था कि आप एक महीने में या एक साल में, ठीक है, और वो अलग अलग मतलब कि अपना उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था कि आप क्या करते हैं, किस तरह के काम में हैं, तो उस अनुसार अलग अलग लिमिट सेट थे कि नॉर्मल सिटीजन हैं तो आप कितना रुपया डॉलर में या डॉलर को रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप कोई बिजनेसमैन हैं, किस तरह के बिजनेसमैन हैं, क्या बिजनेस करते हैं, उस हिसाब से अलग अलग तरह के बिजनेस के लिए और ये हिसाब से अलग अलग लिमिट सेट थे। तो वहाँ हम हमेशा से मतलब पिछले 20-30 सालों से ये मांग हो रही थी कि रुपए को 100% कन्वर्टिबल कर दिया जाए, यानी कि कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि लोग जो बिजनेस करते हैं वो चाहते हैं कि इजीली हमारा तुरंत बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो, हम उसमें फंसे नहीं रहें। तो वो चाहते थे कि जितना भी हमारा डॉलर है उसको इजीली हम रुपए में कन्वर्ट कर सकें, या हमारा अगर रुपया है तो उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अपने ही साथ एक सिचुएशन हुई थी कि मैं होटल में था, कोई अजनबी मिल गया था, हम लोग के साथ पार्टी में शेयर किया, बाद में वो कहा कि हम पेमेंट कर देते हैं। जब वो पेमेंट करने, तो हम लोग फिर देखा बैंक मैनेजर आया हमारे, वो
होटल का मैनेजर आया, यहाँ का नामी होटल है पटना का। तो वो कहा कि सर ऐसा ऐसा कुछ इशू आ रहा है, हमके क्या बात है? तो बोले कि देखिए वो डॉलर दे रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग डॉलर नहीं ले सकते। एक्चुअली 3 से ज़्यादा हो समय, उस समय शाम का 6-7 हो रहा था। तो बोला कि सर बैंक बंद हो चुके हैं, तो अभी हम लोग डॉलर एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो डॉलर नहीं ले पाएंगे, रुपए में देना है, उनके पास डॉलर ही है। तो फिर हम लोग फिर उसको फिर ठीक है हम लोग रुपीज़ दे दिए उसको अरेंज करके। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे ये होते थे लिमिट की, बैंक है, बैंक में भी लिमिट। अब ये सब तो बहुत ज़्यादा नहीं था कि बिल कितना होगा होटल वगैरह का, लेकिन कहने का मतलब है वो भी बैंक से वेरीफाई करना पड़ता था। तो अभी थोड़ा नियम कानून काफ़ी बदल गए हैं। तो ये एक इकोनॉमी में इशू आता है कि कितना कन्वर्टिबल है आपका करेंसी, क्योंकि आपका करेंसी जितना कन्वर्टिबल होगा उतना ही लोगों को ट्रेडिंग में आसानी होगी। लोग आसानी से बाहर विदेशों से सामान खरीद पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे, उसका पेमेंट उतना ही जल्दी क्लियर कर पाएंगे। तो ये सब में सुविधा हो जाती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक मनी के लिए। ठीक है, इसलिए इतना, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि ब्लैक मनी ला के उसको तो उस पर रोक लगाने के लिए सब नियम कानून थे कि लोग जो है गलत तरीके से ब्लैक मनी को देश में न ले आएँ या लेके चले जाएं। तो उसमें फिर जो है कुछ नियम कानून चेंज किए गए। ठीक है, तो उसमें ये कन्वर्टिबिलिटी का मामला आता है। तो आप कन्वर्टिबिलिटी समझ गए क्या है किसी भी करेंसी का। ठीक है, तो ये देखिए बीपीएससी में ही पूछा था, इसका आंसर होगा कि फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्सन ऑफ रुपी टू अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, यानी कि कन्वर्टिंग अदर मेजर करेंसीज इनटू रुपी। नाउ क्वेश्चन बैंक है, उसमें ये इसमें नहीं आता है, मनी एंड बैंकिंग में नहीं आता है, ये दूसरे टॉपिक में आता है एक्चुअली। ये इसमें क्योंकि ये हमारे जो देखिए अभी हम जो मनी एंड बैंकिंग पढ़े, ये तो हम देश के अंदर के सिस्टम के लिए पढ़े ना। तो इसमें कन्वर्टिबिलिटी का कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि देश के अंदर तो हम हर जगह रुपए में ही डील करते हैं। कन्वर्टिबिलिटी का इशू आता है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज वाले टॉपिक में आ जाएगा, वहाँ मिलेगा इसका क्वेश्चन या इसका थ्योरी जो है। क्योंकि जब हम फॉरेन कंट्री से, फॉरेन करेंसी से डील करते हैं, वहाँ ये इशू आता है। भाई देश के अंदर तो आपको कोई हेडेक ही नहीं है, आपका अकाउंट है रुपए, तो रुपए आप जहाँ भी खर्च करना है हर जगह रुपीज़ में आप यूज़ करते हैं। आपको डॉलर से क्या मतलब, आपको यहाँ इंडिया में यूरो से क्या मतलब। तो ये इशू आता है जब हम फॉरेन ट्रेड, जब दूसरे देशों के साथ डील करते हैं कि भाई वहाँ से पेमेंट है यूरो में कर रहा है, यहाँ से रुपया में हो रहा है, तो वहाँ पर हाँ क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन तो आया ही है कन्वर्टिबिलिटी पर, इसलिए आपको समझा दिए अभी कि कन्वर्टिबिलिटी क्या है। अभी जो किया गया उसमें भी देखिए आपको करेंट अकाउंट में अभी 100% कन्वर्टिबल रुपी को कर दिया गया, यानी कि जो बिजनेस करते हैं डेली बेसिस पे, करंट अकाउंट क्या है, बिजनेस अकाउंट होता है। ठीक है, कि जहाँ डेली कुछ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो करंट अकाउंट में अगर आपका डीलिंग हो रहा है, वहाँ आप 100% कन्वर्टिबल कर दिया गया, यानी कि वहाँ जो बिजनेस कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, तो डेली पेमेंट में वो जितना चाहे उतना रुपया को डॉलर या और कोई भी करेंसी या उनको रुपया में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में अभी भी लिमिटेशन है उस पर। ठीक है, यानी जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, ऐसे पैसों को, क्योंकि वहीं फिर ब्लैक मनी का ये होता है, अभी भी स्कोप है। करेंट अकाउंट हुआ कि डेली का, जैसे आपने कहीं देश से कहीं से तेल आ रहा है, पेट्रोलियम खरीदा के उसका पेमेंट करना है, यहाँ से कुछ जा रहा है उसका पेमेंट करना है विदेश, तो ये सब में जो है 100% कोई रोक अब नहीं रखा गया है, जितना चाहे आप रुपया या डॉलर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में, जो कि पेमेंट तुरंत नहीं है, वो काफ़ी समय तक वो पैसा यूज़ होता है, ये सब, तो उसमें अभी भी कंट्रोल है सरकार का। तो अभी रुपया बहुत साल से डिमांड था कि उसको पूरी तरह 100% कन्वर्टिबल कर दिया जाए, करेंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी।
लेकिन वो करेंट अकाउंट में हो गया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही कर दिया था, लेकिन कैपिटल अकाउंट में अभी जो है 100% कन्वर्टिबल नहीं हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि फुल्ली कन्वर्टिबल किस अकाउंट में है रुपी, तो वो आपको याद रखना है करंट अकाउंट में। और ऐसे पूछेगा कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है, तो मेजर करेंसीज में कन्वर्सन, गोल्ड में नहीं होता है, ठीक है, करेंसीज से कन्वर्सन की बात होती है, जैसा यहाँ हमारे ये क्वेश्चन में है। उसके बाद देखिए 53 क्वेश्चन देखिए, क्या ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अब जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक ही अपने आप तय करते हैं कि हम कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, सेविंग अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट देंगे या किस पर कितना देंगे, अब बैंक पर अपने छोड़ दिया गया है। आरबीआई अपना जो है वो यूज़ करती है, उसके हिसाब से बैंक अपना जो चेक, इसलिए सब बैंक अलग अलग है, एसबीआई कुछ अलग रेट देता है, पीएनबी अलग देता है, एचडीएफसी अलग देता है, सबका अपना अपना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है आईएएस के जो आपको नहीं उतना डिटेल पढ़ना है तो उसको छोड़ दे सकते हैं। चलिए 58 क्वेश्चन देखिए, तो हम्म। चलिए ठीक है, आप ये बना लिए, हमें खुशी हुई। आईएएस का देखिए सवाल है, हाँ अब देखिए आपको नॉर्मल लग रहा है ना, तो यही हम कहते हैं कि जब पढ़ लेता है आदमी तो उसको क्वेश्चन नॉर्मल ही लगता है। आपको पढ़ा हुआ रहेगा, अगर आप समझे हुए हैं तो आपको लगेगा हाँ ये तो नॉर्मल है, ठीक है, जबकि आईएएस का क्वेश्चन है। तो चलिए आप आईएएस का क्वेश्चन सॉल्व, हाँ यूपीएससी का क्वेश्चन है,
ठीक है, उसके बाद अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए ये भी हम आपको समझाए हैं, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत तारीफ की बात होगी। चलिए चलिए हम इसको डिस्कस कर। डिमांड डिपॉजिट क्या बताए थे आपको? डिमांड डिपॉजिट्स देखिए आपको बताए थे दो तरह के डिपॉजिट्स बेसिकली बैंक में, या यहाँ तीन तरह का दिया है। तो डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट ये बताए थे आपको। टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट जो रेगुलर हम लेते देते कर करंट अकाउंट जैसे हुआ, ठीक है। और सेविंग्स डिपॉजिट तो आपको पता है कि कुछ समय के लिए हम उसको जमा रखते हैं बैंक में। देखिए यहाँ तीन तरह का डिपॉजिट दिया है। डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट, कि भाई हम आज डालेंगे भी पैसा और आज कुछ निकालेंगे भी, मतलब वो चलता रहता है डेली का लेन देन। टाइम डिपॉजिट बताए थे आपको कि एक टाइम के लिए फिक्स हो जाता है, यानी फिक्स डिपॉजिट 5 साल 6 साल 2 साल लॉन्ग टर्म के लिए वो फिक्स रहता है, जल्दी उसको छेड़खानी नहीं करता है आदमी अनटिल की कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है। सेविंग्स डिपॉजिट आपको पता है कि लोग अपनी महीने की सेविंग्स या जितने भी समय का सेविंग्स जो है वो जमा करते रहते हैं, फिर कुछ उसमें ज़रूरत पड़ता है आगे एक तो उसको निकालते भी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रेगुलर डेली बेसिस पर उसको नहीं, उसको कुछ समय सेव करके लोग रखते हैं। और फोर्थ है करेंसी। क्वेश्चन पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एसेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब आपको बताए थे कि जो कैश में कन्वर्ट हो जाए या इजीली लिक्विड यानी पानी की तरह बहे, यानी जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में तेज़ी से काम करे बिना रुके हुए। मैंने बताया था ना लिक्विडिटी, जैसे कैश, कैश जो है जहां आप करिएगा तुरंत कैश 100% लिक्विड होता है कि कोई भी काम तुरंत होता है कैश से, बाकी में समय लग सकता है। मान लीजिए आपके पास बैंक में भी पैसा जमा है तो आपको पहले क्या है बैंक में जाना पड़ेगा, पैसा निकाल के लाना पड़ेगा, तब आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है बैंक बंद होगा तब तो आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, आज का समय है कि चलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूपीआई ये सब हो गया है तो उसको भी आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है कि आपको बैंक से ऑनलाइन भी करिएगा तो वेरिफिकेशन होता है, वो अपना जब आप डालते हैं कोड वगैरह तो बैंक से वेरीफाई करता है, बैंक ओके कर देता है, तब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, तब आपको वो चीज़ हो जाता है, ठीक है। कैश क्या है, कैश में कोई वेरिफिकेशन कुछ भी है, आप कैश इधर से हाथ में दिए उधर से आपका पूरा हो गया। तो ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी यानी कौन कितनी तेज़ी से मूव करता है, यूज़ होता है इकोनॉमी में। तो देखिए सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी किसका होता है? पैसा, कैश, करेंसी का। कैश यानी करेंसी, तो इसमें सबसे पहले आ गया कौन सा? करेंसी, फोर्थ ऑप्शन। उससे कम फिर देखिए बैंक में तीन तरह के डिपॉजिट हैं। एक है जो हमने लंबे समय के लिए कर दिया फिक्स डिपॉजिट, दूसरा है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए सेविंग्स की तरह हमने डिपॉजिट किया, और थर्ड है कि जो डेली बेसिस पर हम निकाल और डालते हैं। तो इसमें तेजी से कौन सा पैसा मूव करेगा इन तीनों में? इसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश यूज कर सकते हैं कैश की तरह। हाँ, डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि वो आप डेली का लेन देन है तो आप जब चाहे उसमें से पैसा इजीली निकाल सकते हैं, है ना। उसमें आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं। हाँ, करंट अकाउंट है। उसके बाद सेविंग, और उसके बाद फिर टाइम डिपॉजिट, क्योंकि वो आपको इतना आसानी से आप नहीं निकाल सकते हैं, उस पर रोक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो लिक्विड है, लिक्विड का मतलब, हाँ, लिक्विड का मतलब हो गया कि जो कैश की तरह यूज किया जा सके तुरंत, तो सबसे ज़्यादा तो करेंसी का हो गया 4, उससे फिर हो गया, हाँ वही कह रहा है ना, क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है, उसी के लिए आपको कहते हैं छोट। हाँ,
तो ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर डिमांड डिपॉजिट 1, फिर सेविंग्स 3 और फिर टाइम 4 1 3 2, यानी डी ऑप्शन हो गया। देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, ये आईएएस का क्वेश्चन। हाँ, तो यही मैं चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं, तब मेरा सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ आप समझ गए, है ना। क्योंकि हम भी थोड़ा चिंतित हो गए थे भाई आपकी फादर की चिंता से कि भाई ऐसा तो नहीं है कि जो है मतलब जिस तरह का लेवल हो गया है अभिषेक उसको हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, जो पढ़ा हुआ आपका रहेगा डेफिनेटली आप उसको कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि स्टेट लेवल क्वेश्चन है या आईएएस का क्वेश्चन है, उसको आप कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपका, हाँ, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाता है जितना ज़्यादा। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपका अलग अलग टर्म्स, जितना आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको टर्म्स मिलेगा, तो आपकी समझदारी बढ़ती जाएगी कि हाँ क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, उतना तेज़ी से आप समझ पाएंगे। 61 क्वेश्चन देखिए, ये देखिए दोनों स्टेट में, यूपी में भी आया है और आईएएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। सी हो जाएगा, ठीक है। आपको बताए थे ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब खुले बाजार में जब आरबीआई काम करता है, यानी कि वो जनरल पब्लिक को या बैंकों को, हाँ अब देखिए मैं यही बता रहा हूँ। देखिए कब है, आईएएस में 2013 में आया हुआ, यानी आज से 10 साल पहले। तो मैंने यही कहा आपसे कि बीपीएससी आज का जो लेवल कर दिया है वो 10 साल पहले जो आईएएस में सवाल आते थे उस तरह का आप पूछने लगा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछ सकता है, ठीक है ना। देखिए आपको डायरेक्टली है ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, आपने बना दिया कि हाँ सर ये है, ठीक है। उसके बाद 6 आईएमएफ पर आपको नहीं आता है, वो आईएएस में आता है। आईएमएफ के बारे में खाली नहीं नहीं, वो सब पर नहीं कराएंगे, वो सब आपको ज़रूरत नहीं है। लगभग ख़त्म है, एक आध वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आरबीआई ये सब करा दिए थे, रेपो रेट ये सब करा दिए थे, नीति आयोग करा ही दिए। एक आध छोटा मोटा टॉपिक कोई मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, हम देख लेंगे उसको, कोई अगर वैसा मिसलेनियस, जैसे ये अभी कन्वर्टिबिलिटी मिल गया जिससे पूछ देता है कई बार, ठीक है। एक शायद हाँ वो एफडीआई का कराना है, एफडीआई पर आपको थोड़ा सा एक कराना है, एफडीआई छूटा हुआ है, उसको हम कराना है, एफडीआई आज करा देंगे। ये देखिए, हाँ 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 छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं। 63rd देखिए, क्वेश्चन समझिए और हमें बताइए क्या पूछ रहा है। हाउस होल्ड यानी परिवार, यानी ग्रामीण परिवारों को सीधे सीधे इनमें से कौन कर्ज देता है, ये पूछा है। अनुदान नहीं, कर्ज, क्रेडिट है। यहाँ ग्रांट का मतलब देना है, हाँ।
देखिए आपके जो नोट्स था बुक का उसमें से आया हुआ, वहाँ आपको कराया हुआ है सब। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डायरेक्ट कर्ज लोगों को कौन इनमें से देता है, गांव के लोगों को। ठीक है, नाबार्ड मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली नहीं देता है लोगों को, वो इनडायरेक्टली देता है या उसको रीफाइनेंस कहते हैं कि ये दूसरे बैंकों को लोन देता है कि आप दीजिए गांव वालों को, खुद ये डायरेक्टली लोगों से डील नहीं करता है। तो रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये सब तो देते ही हैं, और भू विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये आपको उसी में जो आपको बुक का चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग उसमें कराया हुआ है, नोट्स में है, तो ये सब आपको उसमें दिया हुआ था। तो रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक ये तो है ही जो गांव वालों को देते हैं। नाबार्ड जो है वो सीधे सीधे लोगों को नहीं देता है, इसलिए 1 और 3 हो जाएगा। देखिए ये भी IAS का सवाल है। हाँ, उसके बाद देखिए, चलिए इसमें आपको लगभग आपको समझ ही गए हैं। 71 क्वेश्चन देखिए। ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये भी स्टेट लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद हाँ, जैसे देखिए क्वेश्चन 76 आपको पूछा है, यही क्वेश्चन आपको इस बार पूछ दिया, एक बार BPSC में शायद पूछा है। इसी बार पूछा है ना ये आपसे 69 में। चलिए क्वेश्चन ठीक, अब इस बार का पेपर आप निकालिए, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है इसी बार आपको, ये हम छुड़वा दिए थे कि बताएंगे। देखिए क्वेश्चन इस बार का पेपर में इकोनॉमी का। करवा देंगे, बता देंगे।
जैसे तो हम्म हम्म देखिए दोनों क्वेश्चन मिलाइए, है ना वही क्वेश्चन। है ना, लगभग वही क्वेश्चन को अलग तरीके से खाली पूछा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या शामिल है। वहाँ एक आध स्टेटमेंट दे दिया है कि आरबीआई मेंटेन करता है कि कौन करता है ये सब। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज से। ठीक है, तो वो लगभग समझिए कि 90% वही क्वेश्चन है। तो वहाँ देखिए, वहाँ तो आपको लिख दिया है इस बार के क्वेश्चन में कि ऑफ आरबीआई, ऑफ आरबीआई, यानी कि इसका बी ऑप्शन तो ये सही यही प्रूव कर दिया कि आरबीआई करता है मेंटेन। आपको बताया ही थे कि फॉरेन एक्सचेंज किसके पास रहता है, आरबीआई के पास जमा रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा है 76 जो हम देख रहे हैं कि विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इट इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी एसेट एंड गोल्ड होल्डिंग। तो फॉरेन करेंसी और गोल्ड, यहाँ भी जो इस बार क्वेश्चन आया उसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है फॉरेन करेंसी एसेट, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, ये दोनों तो है ही। यहाँ लिखा है फिर इट इज़ मेंटेन्ड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सही है। यहाँ लिखा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। ये लिखा है कि फॉरेन ये आर नॉट इंक्लूडेड, जबकि फॉरेन करेंसी जो है वो आपका इसमें ये सॉरी एसडीआर जो है वो होता है, ठीक है। एक मिनट, स्पेशल ड्राइंग का मतलब होता है निकालना, ड्रॉ करने का मतलब कहते हैं कि विड्रॉ मनी, ड्रॉ, हाँ निकालना। हाँ एक ठीक है। तो इसमें जो है जो इस बार का था क्वेश्चन, देखिए इस बार का जो क्वेश्चन था इसमें चारों ऑप्शन होता है, ठीक है। इस बार का जो क्वेश्चन था बीपीएससी में उसका जो चारों ऑप्शन था वो चारों ऑप्शन होता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो देश का माना जाता है उसमें एक तो आपके पास जो फॉरेन करेंसी जो मतलब डॉलर वगैरह जो भी फॉरेन करेंसी हैं वो तो गिने ही जाते हैं। गोल्ड है उसमें लिया ही जाता है, उसको भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लिया जाता है, उसमें गोल्ड भी आता है। मतलब जो भी आप फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर गोल्ड में रखे हुए हैं, ठीक है, गोल्ड में भी ट्रेडिंग होता है। उसके बाद स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको आपको बताना है मुझे। और फिर है रिजर्व ट्रांसशिप पोजीशन, तो ये भी आता है, ठीक है, रिजर्व ट्रांस पोजीशन, इसको अभी हम अलग से बताएंगे आपको।
तो यहाँ जो अभी हम क्वेश्चन बैंक में देख रहे हैं 76, इसमें देख लेंगे फिर से। ए ऑप्शन तो सही है, इट इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी एसेट एंड गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ रिजर्व बैंक, सही है। इट इज़ मेंटेन्ड विथ रिजर्व बैंक, ये भी सही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है रिजर्व वो आरबीआई के पास होता है। सी जो बोला है कि ड्राइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये गलत है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी उसमें होता है फॉरेन एक्सचेंज में। और डी जो है प्रेजेंटली फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन इज सेटिस्फैक्ट्री, ये ठीक है। उस समय का जब 2003 का पूछा है उस समय फॉरेन एक्सचेंज ठीक ठाक था देश के पास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सी हो जाएगा नॉट ट्रू, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी आता है फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, यही देखिए क्वेश्चन फिर आपसे 78 में देखिए आगे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, हाँ यूपी का क्वेश्चन है कि हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज कौन करता है? आरबीआई करता है। उसके बाद बता देंगे इसमें, हाँ बता देंगे। और तो इसमें फिर लगभग चलिए आपका कंसेप्ट सब कवर हो गया क्वेश्चन में। हाँ देखिए यहाँ पर ये 93 क्वेश्चन, 93 92 जो क्वेश्चन है। अच्छा रुकिए, पहले आप आ जाइए 91 पर आ जाइए। 91 देखिए आईएएस का, 98 का क्वेश्चन है आईएएस का। ठीक है, यहाँ बोला है कि द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड, यानी उसके पास जो कैश सुरक्षित रहता है, यानी वॉल्ट में जो उसके कैश रहता है, एंड टोटल एसेट, और जो टोटल उसका एसेट होता है उसका एक रेशियो में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 98 का है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी 98 का है, आइए इसका ही। एट्टी नाइन इसी के ऊपर था जहाँ आप अभी कर रहे थे। अरे अकाउंटिंग कब से, फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है? जुलाई से जून तक चलता है। चलिए ठीक है, ये आरबीआई का पूछा है। चलिए जो छोड़ दीजिए, मैंने ऐसे ही आपसे करा दिया, आरबीआई का आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए 91 कर लिए क्वेश्चन। 92 अभी देखिए आपको जो हम बता रहे थे, आज ही समझा है आपको। ठीक है, हाँ सही। चलिए बहुत तारीफ की बात है, आप कर लिए इसको। ठीक है, सी मैंने बताया था कैपिटल, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कोई संपत्ति वगैरह के लिए इन्वेस्टमेंट, ये सब के लिए पैसा है ना, बताए थे भी कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मतलब कि हम जो किसी तरह का फाइनेंशियल एसेट है, संपत्ति है, उसको खरीदने बेचने में हम इंडियन रुपीज़ को किसी भी करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ।
तो मैंने बोला था कि इसमें अभी भी रोक है, फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका आईएएस का, ये भी 98 का क्वेश्चन है, ये आईएएस का क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 93, अभी आपको समझाया ये। देखिए इसको बताइए, 1 मिनट हमारा। हाँ, यस अभिषेक हुआ। हेलो, हाँ बताइए। हम्म हम्म ठीक है, तो सही है आपका। हाँ, 1 and 2 सही है, यानी ये ऑप्शन सही है। फुल, अभी आपको समझाए थे कि फुल कन्वर्टिबिलिटी अगर रुपया यानी 100% कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं, उसका मतलब है कि ये बिना कोई रोक टोक के दूसरे जो भी करेंसीज हैं उनके साथ फ्रीली एक्सचेंज किया जा सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो वही बोला कि इट्स फ्री फ्लोट, यानी बाकियों की तरह उनके साथ भी ये उसी तरह फ्रीली फ्लोट करता है, यानी तैरता है। कहने का मतलब है कि कहीं भी इसको यूज़ किया जा सकता है दूसरे करेंसीज की तरह। और इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विथ एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस, यानी जो भी तय जगह है जहाँ करेंसी एक्सचेंज होता है, तो देश के अंदर या बाहर कहीं भी इसको डायरेक्टली किसी भी करेंसी में एक्सचेंज किया जा सकता है बिना कोई रोक टोक के। तो ये भी सही है, फुल कन्वर्टिबिलिटी का यही मतलब है। इट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंटर, नहीं ये दूसरे करेंसी की तरह यूज़ आप नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दुकान में जाके बाहर में जो डॉलर में लेता होगा उसको कहिएगा किलो रुपया ले लो, तो वो नहीं लेगा। आपको पहले रुपया को डॉलर में कहीं कन्वर्ट, अगर मतलब अगर वो दुकान में ऐसी सुविधा हो तो अलग बात है, लेकिन ये दूसरे करेंसी की तरह काम नहीं कर सकता है। आपको इसमें दूसरे करेंसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और फिर उस करेंसी को हम वहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सही है। चलिए आप समझ लिए इस बात को भी, बहुत अच्छी बात है। देखिए इसी से फिर आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेक्स्ट 94 भी इसी से है। आज ही बताए हैं आपको।
चलिए बहुत अच्छी बात है। सी आपको बताए थे आज, समझाई कि करंट अकाउंट में ये फुल्ली कन्वर्टिबल है, यानी करंट ट्रांजैक्शन जो भी डेली का डेली हो रहा है उसमें आप कितना ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट में उसमें लिमिट है अभी भी। तो यहाँ आपने ठीक किया कि सी है। बाकी ट्रेड ट्रांजैक्शन में तो सभी आ जाते हैं, तो सब में नहीं है, सिर्फ करंट अकाउंट में यानी करंट ट्रांजैक्शंस के लिए कन्वर्टिबल कर दिया गया है रुपये को किसी भी फॉरेन करेंसी में, लेकिन कैपिटल ट्रांजैक्शन में नहीं अभी भी है पूरी तरह। चलिए ये भी आपका यूपी मेंस का, यूपी में एक्चुअली मेंस में भी ऑब्जेक्टिव आता है जो कि डिफ़िकल्ट होता है, हाई लेवल का रहता है। तो ये यूपी मेंस का क्वेश्चन था। और 95 देखिए, कोशिश कीजिए। समझाए थे आपको, नेशनलाइज्ड बैंक किसको कहते हैं? नेशनलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, बताए थे ना आपको। हाँ, 69 में जब प्राइवेट बैंक्स को सरकार ने ले लिया था, अपने राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया था कि यह देश के बैंक हैं, सरकार के मतलब देश के जनता के लिए सबका बैंक है, तो उसको कहा गया था नेशनलाइज्ड बैंक। तो अब इसमें से कौन कौन बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ICICI, पंजाब नेशनल, ठीक है। तो नेचुरल है PNB तो आप जानते ही हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, ICICI आपको पता है प्राइवेट, अभी भी प्राइवेट बैंक है। तो ये नेशनलाइज्ड बैंक, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब क्या है, नेशनलाइज्ड, जो पहले प्राइवेट थे लेकिन उनको बाद में सरकार ने ले लिया था। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 96 में देखिए, अच्छा इसको छोड़ दीजिए इसलिए कि इसमें कई बैंक अब मर्ज हो गए हैं, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि बैंक का नाम बदल गया है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 97, ये बहुत बढ़िया आपको हम क्वेश्चन बैंक दिए थे, ठीक है, बहुत अच्छे से, किसी भी इसलिए टॉपिक वाइज इसमें पूरा हर सब्जेक्ट का बना हुआ है, उसको क्लियर कर देगा पूरी तरह से, ठीक है, इसलिए आपको ये दिए थे। और आज के लिए हमारे लिए ये मतलब सबसे बड़ा ये रामबाण है, क्योंकि इसमें IAS के भी क्वेश्चन है जो जिस लेवल के आज हमसे पूछे जा रहे हैं BPSC में, तो इसको अच्छे से, इस क्वेश्चन बैंक को हम लोग फोकस करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए। BPSC के अलावा जो क्वेश्चन बैंक है BPSC का वो तो है ही, उसमें तो बिहार के क्वेश्चन हैं, बाकी ये सब है जिसमें जो कि दूसरे स्टेट्स का भी क्वेश्चन है जिसमें से कि आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक हो गया टॉपिक वाइज। क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, क्या है जो रीजनल रूरल बैंक का फंक्शन नहीं है। देखिए सीधा, टू प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल, छोटे मोटे किसानों को उधार देना, ये तो है ही उसका फंक्शन। टू प्रोवाइड क्रेडिट टू कॉमन पीपल, ये भी सही है, रूरल गांव क्षेत्र में उनको देना। टू सप्लीमेंट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड टू टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नहीं ये गलत। सी तो है ही, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के, देखिए जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी जो नॉर्मल आप बैंक जानते हैं जैसे SBI, PNB, ये सब, उनको सप्लीमेंट करना, मतलब वो जितना कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और बढ़ के करना, समझ गए। तो ये तो है ही, रीजनल रूरल बैंक इसलिए बनाए गए थे क्योंकि बैंक जो हैं वो गांव तक नहीं पहुंच पा रहे थे, ठीक है, तो इसीलिए ये इनको इस्टेब्लिश किया गया ताकि ये गांव के लोगों को भी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो सी है ही। डी है कि टू टेक ओवर फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉरपोरेशन, ऐसा कोई इसका फंक्शन नहीं था, तो ये हो जाएगा इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये नहीं, बाकी तीनों फंक्शन है रीजनल रूरल बैंक का।
ठीक है। और रीजनल रूरल बैंक कब इस्टेब्लिश किए गए थे, ये भी आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1982 में, इसको नोट्स में है आपके दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा फिर से। रीजनल रूरल बैंक जो हैं वो कब इस्टेब्लिश किए गए थे, 1982, ठीक है। डेट सबका याद रखना है, जो जो इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं, जैसे नाबार्ड है, रीजनल रूरल बैंक है, या आरबीआई, इस तरह के जो और भी हैं। उसके बाद देखिए 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। ठीक से क्वेश्चन पढ़िए। आप पढ़िए क्वेश्चन, पहले ऊपर वाला पढ़िए क्या है। नॉट है कि नोट है? धीरे धीरे पढ़िए क्वेश्चन, समझिए क्या कह रहा है। मेरे सिस्टम ऑफ नोट इशू, नोट इशू, नोट कैसे नोट छापता है, जारी करता है, क्या सिस्टम है उसका, यही तो पूछ रहा है। फिर क्या दिक्कत इसमें हो रहा है आपको? देखिए क्वेश्चन को, एक एक वर्ड को बड़ा ध्यान से देखिए, हड़बड़ी में आप पढ़ के भाग जाते हैं। क्वेश्चन में एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है। पहला ही कराया था इसमें आरबीआई में कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम से नोट इशू करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम आपको क्या बताए थे, याद करिए, मेरे शब्द तो आप भूल जाते हैं। शेड्यूल्ड वर्ड का मतलब क्या बताए थे आपको। अब यहाँ देखिए क्या है ऑप्शन में, बस यही तो। फिर जो मैं आपको देखिए जो वर्ड टू वर्ड समझाया वही तो पूछा है, यहाँ लिख दिया इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल, इसी शेड्यूल से नाम पड़ा शेड्यूल्ड बैंक। कोई बात नहीं, आपको वर्ड को पकड़िए ना। देखिए यहाँ शेड्यूल का मेंशन किया है, किसका, आरबीआई का शेड्यूल, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये तो आपको वो देखिए, सेकंड वो नंबरिंग है, फर्स्ट
कोई लिस्ट होगा उसको फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड लिस्ट है उसको सेकंड शेड्यूल, इस तरह। तो ठीक है, फर्स्ट सेकंड से अब तो जान गए ना कि सेकंड शेड्यूल में है। अब याद रखिए कि आरबीआई का जो सेकंड शेड्यूल, सेकंड लिस्ट है, उसमें जो जो बैंक का नाम है उसको हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं। चलिए अब देखिए, आप पूछ रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइन्स आर मिंटेड इन इंडिया, कहाँ कहाँ कॉइन्स मिंट किया जाता है। ठीक है, आप ही पूछ रहे थे ना, तो देखिए आ गया क्वेश्चन। इसमें डी है, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। ठीक है, बस यही 3 जगह, और कहाँ होगा, सब जगह थोड़े होता है। यही 3 जगहों पर इंडिया में कॉइन्स जो है वो बनाए, ढाले जाते हैं, मिंट किए जाते हैं, मुंबई, कोलकाता एंड हैदराबाद। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए 105 क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको याद रखना है, ये आपको मिसलिन बता रहे हैं। तो इसमें है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गोरेवाल कमिटी रिकमेंडेशन लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सही है, उस समय एक गोरेवाल कमिटी बनाई गई थी। बस आप इतना नाम याद रखना है कि गोरेवाल कमिटी, जिसने कि कहा था, सुझाव दिया था, तो उसके सुझाव पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो आपसे कभी पूछा जाए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके सुझाव पर बनाया गया था, तो गोरेवाल कमेटी। ठीक है। दूसरा है 14 बैंक्स, कौन, स्टेट बैंक, नहीं स्टेट बैंक तो पहले ही हो गया था। ये जो है वो अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बन गया था पहले ही, ये था आज़ादी के जस्ट बाद इसको किया गया था। हम साल आपको बता देते हैं, तो ये तो पहले का है। ये 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन जुलाई 1969, ये सही है। ठीक है, 14 जो बैंक थे उस समय के प्राइवेट, उनको सरकार ने अपने इसमें ले लिया था, उसी को नेशनलाइजेशन कहते हैं 1960, तो आपको बताए ही थे। तो ये याद रखना है आपको कि 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था 69 में, और एसबीआई को गोरेवाल कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको याद रख लेना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं अभी भी पीएमएलए एक्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपको ऐसे इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली पूछा हुआ है तो इसलिए इसको हमको याद रख लेना है। ठीक है, खाली पूछा हुआ है तो हम इसको याद रख लेंगे। इसको बता देते हैं आपको थोड़ा सा कि ये आया था 2005 में। ठीक है, ये जो है फोर्स में आया था 2005 में। ये देखिए है क्या, इसको कहते हैं धन शोधन अधिनियम, हिंदी में इसको कहते हैं, इंग्लिश में है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्डर वर्ड है, लॉन्डर, लॉन्डर से बनता है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है, लॉन्ड्री नहीं वर्ड सुने हैं? लॉन्ड्री का मतलब होता है जहां क्लीन किया जाता है, सफाई किया जाता है। तो यहाँ भी है लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसे की सफाई करना, पैसे, सफाई का मतलब है काला से सफ़ेद बना देना, समझ गए? तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी।
काला दाग उसका हटा के सफ़ेद हो जाता है तो वो पैसा वाइट मनी हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये एक्ट जो था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि हम गलत पैसे को सही पैसा न बना सकें उसके लिए कानून बनाया गया था। इसको इन शॉर्ट में PMLA एक्ट लिख दिया जाता है और हिंदी में इसको कहते हैं धन शोधन। शोधन का मतलब होता है सफाई करना, धन शोधन अधिनियम। लोग करते क्या थे कि कानून में जो कमियां हैं उसका फ़ायदा उठा के और ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर लेते हैं वाइट मनी में। ठीक है, जैसे कि कई देशों में बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था नहीं है, वहाँ ये नहीं पूछा जाता है कि आप कहाँ से पैसा ला रहे हैं। जैसे इंडिया में है, आप पैसा जमा करेंगे तो एक लिमिट के बाद आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा कि पैसा आप कहाँ से लाए, सोर्स ऑफ मनी क्या था, उस पर टैक्स पे किया गया है कि नहीं। बहुत से देशों में ऐसा नहीं पूछा जाता है, आप उसके बैंक में पैसा जितना मन है जमा कर दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ से लाए नहीं लाए। तो ऐसे देशों में ये क्या करते थे कि पैसा जमा कर देते थे वहाँ अकाउंट खोल के, ठीक है, और वहाँ से फिर यहाँ के बैंक में या यहाँ के किसी भी उसमें पैसा लगवा देते थे। तो उसमें जो है ये फिर छिप जाती थी बात कि मनी का सोर्स क्या आया नहीं आया, क्योंकि बैंक अकाउंट में है, वहाँ से पैसा आया। तो चूँकि उस देश में कोई पूछने का कानून है नहीं तो वहाँ तो वो लीगल पैसा हो गया, वहाँ से यहाँ भेज दिया तो वो। तो इस तरह से चूँकि हमारे देश में इतना कानून में कड़ाई नहीं था, बहुत मतलब हर देश के हिसाब से ध्यान नहीं दिया गया था, तो ये उसका फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। या कई ऐसे देश हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगता है बैंक के पैसों पर, तो उन देशों में जमा कर देते थे लोग, या वहाँ कोई फर्जी कंपनी नाम से खोल लिए, उसका अकाउंट में बिजनेस दिखा दिए कि यहाँ यहाँ से काम हो रहा है, उसका इतना पेमेंट आ रहा है, और उसमें अपना ब्लैक मनी जमा कर दिए, ठीक है। बहुत सारा इस तरह का मतलब तरीका है। तो इन तरीक़ों का यूज़ करके लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट, उन्हीं को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था 2005 में, 2005 से लागू हो गया था। तो यही क्वेश्चन आपके देखिए अभी BPSC में पूछा है कि देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके BPSC का ही, तो याद कर लेना है। बाकी मैंने इसमें आपको समझा दिया क्या क्या तरीके थे और क्या इसमें होता है। बेसिकली ब्लैक मनी को वाइट मनी, ब्लैक मनी किसको कहते हैं? जिसमें टैक्स नहीं दिया गया है, जो लीगल कानूनी रूप से टैक्स जिस पर जितना दिया जाना चाहिए वो टैक्स नहीं दिया गया है, तो बस वो ब्लैक मनी। ऐसा नहीं एक रिश्वत तो ब्राइब हो गया। नहीं, रिश्वत तो हुआ कि आप जो किसी भी कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी को कोई पैसा दिए जिसका कोई ज़रूरत नहीं था, वो आप अपना काम करवाने के लिए पैसा दिए, वो अलग चीज़ हो गया। ब्राइब अलग है, जैसे वो भी ब्लैक मनी में आएगा, क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए आपसे कोई इंस्पेक्टर लिया या कोई SP ले लिया 1 लाख रुपया, कोई कॉन्ट्रैक्टर से मांग लिया 5 लाख रुपया, तो वो 5 लाख उसका क्यों, उसको कहाँ से आया, वो क्या दिखलाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम ये कहाँ से आया मेरे पास? भाई आपका सैलरी में तो था नहीं, आपने कोई सामान वामान भी ऐसा नहीं खरीद बिक्री किया कि उसके बदले, तो पैसा कहाँ से आया? ठीक है, तो वो तो आप दिखा नहीं पाएंगे कि घूस लिए, ठीक है, तो दिखा नहीं पाएंगे तो उस पर टैक्स भी नहीं दे पाएंगे, है ना। तो वो भी आ जाता है ब्लैक मनी में, क्योंकि उस पर टैक्स आप नहीं देंगे, है ना। तो वो भी एक पार्ट है, ये सब ब्लैक मनी में शामिल हो जाता है, जो भी नाजायज़ पैसा। एक पैसा हुआ कि जो आप सही ढंग से कोई काम किए और उसके बदले आपको जो इनकम हुआ, दैट इज़, तो वो उसको आप टैक्स, उस पर अगर लगेगा टैक्स तो आप देंगे, नहीं लगेगा तब तो अच्छी बात है। तो वो तो वाइट मनी उसको कहा जाए कि साफ बढ़िया पैसा है। लेकिन जो आप
इलीगल सोर्स से, गलत तरीके से कोई पैसा कमाया गया, और चूंकि गलत तरीके से कमाइएगा तो उस पर टैक्स तो दीजिएगा नहीं, है ना। तो ऐसे पैसे को हम कहते हैं ब्लैक मनी। जो सहारा वगैरह है ना, वो इसी सब में फंसे हुए। वो लोग ऐसे ही बड़ा बड़ा पैसा लेके उसको कहीं कहीं विदेशी अकाउंट में या कहीं कंपनी के नाम से फर्जी जो है करवा के और फिर यहाँ ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो दिखाने के लिए कि वाइट मनी है। यहाँ जितना उसका बिल्डिंग प्रोजेक्ट ये सब चल रहा था वो सब में पैसा लगवा लेता है। दूसरी बात है जैसे कैश का कोई हिसाब नहीं होता है ना। जितना भी आपका अकाउंट के द्वारा है डीलिंग या ऑनलाइन है जो भी है, वहाँ तो आपका हिसाब है सारा पैसे का, लेकिन कैश का आप किसको कितना लिए दिए उसका तो कोई हिसाब रहता नहीं। तो इसीलिए अब धीरे धीरे कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जा रहा है कि कैश में नहीं, क्योंकि कैश में कोई आप उसको हिसाब उसका आप उसका खोज नहीं सकते हैं, कोई उसके बारे में आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं कहाँ से आया पैसा। अब नोट कोई लेता है, पूछता है कि नोट कहाँ से आया, भाई नोट लिया, सामान दिया, काम खत्म, ठीक है, वो कहाँ से। लेकिन बैंक में आप बैंक का पैसा कहीं इधर उधर करते हैं तो वो तो आपको सारा दिख जाएगा कि वो पैसा कहाँ से आया था, आपके अकाउंट में किस अकाउंट से आया था, उस अकाउंट में कहाँ से आया था, है ना, ये सारा ट्रेस हो जाएगा। तो जो आप पढ़े कि कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए नीरज गुप्ता कमेटी बनाई गई, तो वो इसीलिए बनाया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि कैशलेस जब आप करते हैं ट्रांजैक्शन तो वो सारा लीगल ट्रांजैक्शन, उसमें आप ब्लैक मनी नहीं कर सकते। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए भी ये प्रमोट किया गया है कि सीधा मोबाइल से, कि मोबाइल से क्या है, खाता से खाता में गया, एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में चला गया, तो वहाँ पैसे का हिसाब है सारा। इसीलिए लोग जो है ना, जब डिमोनेटाइजेशन किस लिए किया गया था, इसीलिए नोट चेंज किया गया था कि पहले का नोट ही सब बेकार हो जाएगा, रखे रहो नोट बोरा में भर के, कागज़ हो गया, रद्दी हो गया हो। तो लोग क्या करते थे, ये सब जो फिल्म में देखते हैं, दीवार में रखे हुए चुनवा के, गद्दा में भरे हुए हैं नोट, है ना, इसीलिए, क्योंकि नोट आप कहीं भी किसी को दे सकते हैं, चुनाव में खर्च के लिए दे सकते हैं उस पैसे को, दारू बट जाएगा उससे, जो भी बटना है बट जाएगा, तो वो सब का कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। तो ब्लैक मनी यही सब में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको जो है डिमोनेटाइजेशन किया कि पहले का नोट सब खत्म, अब रखे रहो तुम मकान भर के नोट, सब बेकार हो गया, रद्दी में बेचो उसको। तो बहुत सा जगह लोग बोरा बोरा में पैसा बहाए थे जो है, कि पकड़ाए नहीं, वही धरा जाएंगे कितना पैसा कहाँ रख किस कैसे रखे हुए थे। उस समय भी बहुत सारे लोग मतलब फर्जी बैंक मैनेजर्स की मदद से कन्वर्ट भी किए थे, बहुत सारे बैंक मैनेजर्स भी उसमें पकड़े गए थे। खैर चलिए, तो ये हो गया ब्लैक मनी के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, ठीक है, और क्या क्या तरीके यूज़ किए जाते हैं। हाँ, वो अलग अलग, ब्लैक मनी अलग चीज़ है। इसमें देखिए, इसमें एक टर्म आता है, जो विदेशों में अकाउंट होते हैं उनको कहा जाता है ऑफशोर अकाउंट, ऑफशोर अकाउंट उनको कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं आपको टर्म आएगा ऑफशोर अकाउंट, मतलब जो विदेशों के बैंक में हम लोग स्टोर करके रखते हैं जनरल, हाँ, और जनरली वो यूज़ किया जाता है इसी सब, जैसे एक स्विस बैंक फेमस है, लेकिन स्विस बैंक में हो गया कि भाई वहाँ अगर देश का सरकार मांगेगा इन्फॉर्मेशन तो वो दे देगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत से बैंक है इटली में और बहुत सारे देशों में, छोटे मोटे आइलैंड कंट्रीज ये सब जो हैं बहुत सारे, उन सब में अभी भी कोई कानून नहीं है। तो अगर सरकार भी मांगेगा तो वो उसमें देने के लिए वो ज़रूरी नहीं है, वो नहीं देता है इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ लोग अभी भी समझते हैं कि हम काला पैसा छुपा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट्स को उनको कहा जाता है ऑफशोर बैंक्स, ठीक है, ऑफशोर अकाउंट, यहाँ ऑफशोर अकाउंट या ऑफशोर बैंक्स। दूसरा है ये आपका ये ऐसे देश, हाँ, नहीं, ऑफशोर जब अकाउंट्स वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब है विदेशी बैंकों में,
ठीक है, बस बस। अब वो ज़्यादातर वो, हाँ ज़्यादातर वो इसीलिए यूज होते हैं। भाई एक बात बताइए, आप यहाँ रह रहे हैं पटना में, तो आप जो है नेपाल के बैंक में किस लिए पैसा रखिएगा, या स्विट्ज़रलैंड के बैंक में किस लिए पैसा रखिएगा, है ना। तो जनरली 95-99% केस में वो उसी के लिए, ब्लैक मनी के लिए ही रखा जाता है। अरे यहाँ बैंक का कमी है, यहाँ रखिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कई पर्पज़ से रखते हैं। कई बार जैसे दूसरे देशों में बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो इसलिए भी रखते हैं, ठीक है। यहाँ के बैंक उतना मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं देते हैं, वहाँ का बैंक ज़्यादा ब्याज देता है तो वहाँ रख देता है। तो लेकिन ऐसे लोग कम हैं, ज़्यादातर वो छुपाने के लिए ही किया जाता है। तो ये तो एक वर्ड आप समझ गए, ऑफशोर अकाउंट। दूसरा वर्ड आता है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन, हेवन, हाँ हाँ, स्वर्ग। तो ऐसे देश जहाँ टैक्स नहीं लगते हैं या टैक्स नियम बहुत ढीले ढाले हैं, जहाँ आसानी से टैक्स चोरी किया जा सकता है, ऐसे देशों को कहा जाता है टैक्स हेवन। तो हमारे जितने व्यापारी बंधु हैं वो यही करते हैं कि उन देशों में पैसा वहाँ बैंक में या कहीं जमा कर दे, या वहाँ कंपनी खोल के उसके अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि वहाँ टैक्स उनको नहीं देना पड़ता है। तो ब्लैक मनी आसानी से वहाँ क्या है कि वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहाँ से फिर पैसा यहाँ भिजवा लेते हैं। तो वो तो अब हो गया कि लीगल वाइट मनी हो गया। तो ऐसे देशों को, ऐसे इकोनॉमीज़ को जहाँ की टैक्स नियम बड़े ढीले ढाले हैं, या जहाँ टैक्स नहीं के बराबर है या नहीं लगता है, तो ऐसे देशों को कहा जाता है टैक्स हेवन। तो बड़े बड़े जो मालदार लोग हैं अपना जो, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो कॉरपोरेट टैक्स जो है 30%, 40%, ये सब टैक्स, इतना टैक्स ही देना पड़ जाएगा। पता चलेगा 2 करोड़ का जो है 1 करोड़ के मतलब 70 लाख के आसपास उनको टैक्स ही देना पड़ जाएगा। तो उसको वो क्या करते हैं, 70 लाख बचाने के लिए विदेशों में, ऐसे ऐसे देशों में जमा कर देते हैं, या वहाँ कंपनी खोल लेते हैं फर्जी नाम से ऐसे ही, और उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, वहाँ से फिर यहाँ भिजवा देते हैं अलग अलग नाम से। तो वहाँ जैसे कोई ऐसी मतलब कंपनी कोई दिखा देता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करा लिए, जो है जो कोई काम वाम करती नहीं कंपनी, ऐसे ही कंपनी बना लेते हैं, उसके अकाउंट खुलवा देंगे, उसके अकाउंट में पैसा ये सब डलवा देंगे, हाँ हाँ, और वहाँ से फिर यहाँ अपनी कंपनी में उसको वापस भिजवा देंगे किसी ऑर्डर के चक्कर में, जो भी उसके नाम पर। तो वो अब, हाँ, तो वाइट मनी हो गया, वो उस पर टैक्स लगा नहीं, है ना, ब्लैक से वाइट हो गया। तो ऐसे उनको देशों को टैक्स हेवन कहा जाता था। तो ये 2 टर्म आपको बता दिए, ऑफशोर अकाउंट और टैक्स हेवन। इनका इस्तेमाल किया जाता था इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, या नेता लोग जो है सूटकेस भर के पैसा जाते हैं वहीं जमा कर आते हैं छुट्टी के बहाने। हाँ, तो नेता लोग भी क्या करते हैं, विदेश गए घूमने, अपने साथ सूटकेस ले गए कई सारा, और वहाँ जाके, हाँ नहीं वो अपना सेटिंग रहता है, तो वो पार करके ले गए, वहाँ जाके जमा कर दिए, जमा करके आ गए यहाँ जो है, ठीक है। तो घूम भी लिए और अपना जमा भी हो गया पैसा भी। तो ये सब किया जाता है। इसी को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, जो PMLA एक्ट है 2005 से लागू हुआ था, ठीक है। तो इतना आप समझ गए इस एक्ट के बारे में, और कैसे कैसे यूज़ होता है, क्या क्या तरीके यूज़ होता है, ब्लैक मनी क्या है, वाइट मनी क्या है, टैक्स हेवन क्या है, ठीक है, ये सब। चलिए अच्छा ठीक है।